अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मुस्तजाब हैदर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6। आज चैप्टर नंबर 6 का फोर्थ आर्टिकल पढ़ेंगे जो कि है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स और इसका फोर्थ आर्टिकल 6.4 जो कि है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो स्टूडेंट्स आज हम इसको सीखने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वन ऑफ द फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। इसको सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फ्लूइड के फ्लो को समझने के लिए। ये इक्वेशन हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिनको हम समझते हुए आगे बहुत सारी एप्लीकेशंस में अप्लाई करते हुए इसे देख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है क्या? इसको समझते हैं, इसको हम स्टेट करेंगे, इसको डिफाइन करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन समझने के बाद इमेजिन करें हमारे पास एक पाइप है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप है। नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रिलेटिवली स्मॉलर है। हम इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को यहाँ पे A1 का नाम दे देते हैं और जो इसका अपर एंड आपको नज़र आ रहा है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को यहाँ पे हम लोग A2 का नाम दे देते हैं। A1 इज़ स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू A2 और साथ साथ A1 जो है उसकी हाइट कम है और A2 ज़्यादा हाइट पे मौजूद है। अब होता क्या है कि इसमें फ्लूइड एंटर होता है एक एंड से और दूसरे एंड से फ्लूइड बाहर निकल जाता है और इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमारे फ्लूइड का जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन रहता है। ये हमने कुछ एजम्पशंस लेनी है जिसकी बेस पे हम इस इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। लेट्स सपोज इमेजिन करते हैं, हम एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं इस पाइप के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो छोटा सा रीजन आपको नज़र आ रहा है, इस रीजन के अंदर जो हमारा फ्लूइड मौजूद है, उस फ्लूइड को मैं डेल्टा M1 का नाम दे देता हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, हम इस डिस्टेंस को डेल्टा X1 का नाम दे देते हैं और यकीनन यहाँ पे फ्लूइड फ्लो करेगा जब एक एंड से एंटर होगा और दूसरे एंड से बाहर निकलेगा। तो इस जगह पे जो फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है उसकी जो स्पीड है उसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं V1 के साथ, जो कि इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ जा रहा है। अगर हम इसके अपर एंड की बात करें तो उस अपर एंड पे भी हम एक रीजन कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक रीजन कंसीडर कर लेते हैं। इस रीजन का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, हम उसे डेल्टा X2 का नाम दे देते हैं। इसमें मौजूद जो फ्लूइड है उसे डेल्टा M2 का नाम दे देते हैं और फ्लूइड इसमें मूव करते हुए आगे की तरफ जा रहा है और आगे जाते हुए फ्लूइड की जो स्पीड है हम उसे V2 के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास दो रीजन्स आ गए और मैंने आपको बताया जिस तरह से कि इसमें जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा तो उसका फ्लो हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है कि वो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है। स्ट्रीम लाइंस की शक्ल में हमारा फ्लूइड इसमें फ्लो करते हुए आगे की तरफ जा रहा होगा। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारी डेंसिटी, जिसको हम रो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल होती है मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। किसी भी जगह पे अगर आपने डेंसिटी फाइंड आउट करनी हो तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स M/V। यहाँ पे V जो हमें नज़र आ रहा है वॉल्यूम है और M जो है मैस है। इसी इक्वेशन से अगर हम लोग मैस कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि मैस इज इक्वल टू रो टाइम्स वॉल्यूम। वॉल्यूम डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। यानी इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम अपने इस पाइप को दो हिस्सों में जो हमने डिवाइड किया है, उन दोनों हिस्सों में अलग अलग मौजूद मैस ऑफ फ्लूइड को कैलकुलेट करते हैं। पहले हम बात करते हैं अपने लोअर एंड की। अगर लोअर एंड को कंसीडर करें, यहाँ पे हम लोग लोअर एंड ऑफ पाइप, तो इस लोअर एंड पे जो हम लोगों ने मैस लिया हुआ है उस मैस को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है डेल्टा M1 के साथ। तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल्टा M1 किसके बराबर होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि मैस किसके बराबर होता है, रो टाइम्स वॉल्यूम। रो डेंसिटी है और साथ में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम लिखा हुआ है। तो मैं कुछ इस तरह से इसको लिख सकता हूँ कि हमारा मैस किसके बराबर आएगा, रो और मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब एक और चीज़ भी यहाँ पे रिव्यू कर लेते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जिस रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं, हमें इस रीजन का वॉल्यूम देखना है कि वॉल्यूम कितना है। हम लोग
छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल पोर्शन हो, कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि ये हमें जो नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये एक सिलेंड्रिकल हिस्सा है इस पाइप का। अगर आपने किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना हो, लेट्स सपोज ये मैं आपके सामने एक सिलेंडर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अगर सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो और उसकी जो ये हाइट आपको नज़र आ रही है अगर वो एल हो, तो हम लोग सीख चुके हैं कि इस पूरे का अगर आप वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वॉल्यूम कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है कि इस एरिया को इस लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। तो इसी तरह से हम इस रीजन का भी अगर वॉल्यूम निकालना चाहें तो मैं उस वॉल्यूम को अगर यहाँ पे कैपिटल वी के साथ रिप्रेजेंट कर दूं तो वो कैपिटल वी फिर किसके इक्वल आएगा? हमने देखा कि ये एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो एरिया है हमारे पास वो A1 है और जो लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास मौजूद है हमने उसे डेल्टा x1 का नाम दिया हुआ है। तो इस रीजन वाले वॉल्यूम को भी क्यों ना हम V1 का नाम दे दें, तो V1 इज इक्वल टू A1 इंटू डेल्टा x1 आ जाएगा। तो यही चीज़ अगर हम इस जगह पे सब्सटीट्यूट कर दें तो हम इस जगह पे मौजूद फ्लूइड की डेंसिटी को ρ1 कह देते हैं और इसके वॉल्यूम को V1 का नाम दे देते हैं और फिर वॉल्यूम की वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो डेल्टा M1 है वो बराबर आ जाता है ρ1 और साथ में हम वॉल्यूम की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे जो कि आ जाएगा A1 और साथ में डेल्टा x1। तो ये हमारे पास मैस की एक इक्वेशन बन गई, लेकिन हम इसको फर्दर और भी एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से। एक और फॉर्मूला भी है जो हम अपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा है कि अगर कहीं पे भी आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो दैट डिस्टेंस s कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला s इज इक्वल टू vt। और अब यहाँ पे जो हम लोगों ने डिस्टेंस कंसीडर किया हुआ है हम लोगों ने उसे डेल्टा x1 का नाम दिया, तो हम इस s की जगह पे डेल्टा x1 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और साथ में v है और हमारा v जो यहाँ पे था हमने उसे v1 का नाम दिया हुआ है। और लेट्स सपोज जो हमारे फ्लूइड को टाइम लगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में, हम उस पॉइंट को डेल्टा टी कह देते हैं, उस टाइम को डेल्टा टी कह देते हैं। तो अगर हम टी की जगह इसकी वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास डेल्टा x1 बराबर आ जाता है v1 इंटू डेल्टा टी। तो क्यों ना इसको भी यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया जाए, तो हमारे पास जो डेल्टा m1 की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी वो बराबर आ जाएगी ρ1 A1 और जो डेल्टा x1 लिखा हुआ है उसकी जगह इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं जो कि है v1 इंटू डेल्टा टी और इसे हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। और इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने लोअर एंड ऑफ द पाइप पे मौजूद मैस जो डेल्टा टी टाइम में इतने डिस्टेंस को ट्रेवल कर चुका था उसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। इसी तरह अगर हम अपर एंड की बात करें तो हम अपर एंड पे भी यही काम कर सकते हैं। तो लोअर एंड पे जिस तरह से हम लोगों ने मैस कैलकुलेट किया था, सिमिलरली उसी तरह से हम अपर एंड पे भी मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। जो अपर एंड पे मैस है उसे हम लोगों ने डेल्टा m2 का नाम दिया हुआ है और वहाँ पे जो फ्लूइड की स्पीड है उसे v2 कहा हुआ है और जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया उसे डेल्टा x2 का नाम दिया हुआ है। अगर ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास डेल्टा m2 ये इक्वल आ जाएगा सबसे पहले तो ρ2 इंटू वॉल्यूम ऑफ अपर एंड, यहाँ पे जो वॉल्यूम है v2 और फिर वही वैल्यू अगर यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास आएगा ρ2 मल्टीप्लाइड बाय A2 एंड डेल्टा x2 और फिर अगर डेल्टा x2 की वैल्यू भी बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास जो डेल्टा m2 की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी ρ2 A2 एंड v2 एंड डेल्टा t और इसे हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो स्टूडेंट्स हमें दो इक्वेशंस मिल गई। एक इक्वेशन उस मैस को रिप्रेजेंट कर रही है जो इस लोअर एंड ऑफ द पाइप पे मौजूद था और दूसरी इक्वेशन उस मैस को रिप्रेजेंट कर रही है जो अपर एंड ऑफ द पाइप वहां पे मौजूद था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये मैसेज एक दूसरे के इक्वल होंगे या एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मैस दे सकते हैं। ये मैस का जो लॉ है ये इस इक्वेशन की बेसिस है, इसलिए मैं इसको अलग से हेडिंग बना के लिख रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस तो हम लोग अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ये लॉ हमें क्या कहता है? लॉ कहता है कि मैस को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही मैस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो मैस अगर क्रिएट भी नहीं होगा और डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इस केस में अगर हम देखते हैं तो जितना मैस इसके अंदर एंटर हो रहा है उतना ही मैस इसके अपर एंड से बाहर भी निकलना चाहिए। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस होगा ना, कि ना तो मैस इसके अंदर जाते हुए डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ना ही मैस इसके अंदर जाते हुए क्रिएट हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे समझें कि मैं आपसे कहता हूँ कि 1 सेकंड के अंदर 10 kilograms ऑफ मैस ऑफ अ फ्लूइड एंटर्स इनटू दिस पाइप, 1 सेकंड में लोअर एंड से 10 किलोग्राम पानी इसके अंदर एंटर हो जाता है। तो क्या उसी 1 सेकंड के अंदर इसके अपर एंड से 10 किलोग्राम पानी बाहर भी निकलना चाहिए या नहीं? अगर इसका आंसर हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अपर एंड जो है वो वाइडर है, तो इसका मतलब है ज़्यादा पानी उसमें से बाहर निकलना चाहिए, तो ये बात तो गलत हो जाएगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के अकॉर्डिंगली। किस तरह से? कि अगर 1 सेकंड में यहाँ पे 10 किलोग्राम मैस एंटर हो रहा है और वहाँ से 12 किलोग्राम मैस बाहर निकल रहा है, तो वो जो 2 किलोग्राम का डिफरेंस आ रहा है वो तो मैस इसके अंदर कहीं पे क्रिएट हो जाना चाहिए। अदरवाइज तो क्योंकि ये पूरे का पूरा जो पाइप है ये फ्लूइड से भरा हुआ है, तो इसका मतलब है कि फ्लूइड जितना यहाँ से एंटर होगा उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट में दूसरे एंड से बाहर भी निकलना चाहिए। तो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को फिर अगर हम सामने रखें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जितना मैस लोअर एंड पे मौजूद था डेल्टा टी टाइम में यहां से यहां तक पहुंचा, उतना ही मैस अपर एंड में, क्योंकि टाइम हम लोगों ने सेम रखा हुआ है, तो उतना ही मैस यहां से यहां तक भी आना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा m1 मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा m2 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। तो फिर अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को लें और वहां से वैल्यूज लेके यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, तो हमारे पास डेल्टा m1 की जो वैल्यू आएगी उसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ρ1 a1 v1 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू ρ2 a2 v2 इंटू डेल्टा टी। तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। अब इसमें एक चीज़ और भी हम लोग देखते हैं कि जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने कहा कि इसके अंदर जो फ्लूइड मूव कर रहा है वो एक आइडियल फ्लूइड है, जैसे उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए। चाहे उसका वॉल्यूम कम हो जाए या वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए, चाहे उसका एरिया कम हो या उसका एरिया ज़्यादा हो, ये इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ये एक आइडियल फ्लूइड है जो इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है और इसमें स्ट्रीम लाइंस की शक्ल में फ्लो कर रहा है। तो अगर इस तरह का फ्लूइड हमारे पास मौजूद होगा तो उस केस में क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए डेंसिटी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि डेंसिटी किसके बराबर होती है? मैस ओवर वॉल्यूम। जब आप उसे कंप्रेस नहीं कर रहे तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा पर यूनिट मैस, तो इसका मतलब है डेंसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो ρ1 है दैट इज इक्वल टू ρ2, और फिर हमें ρ1 और ρ2 लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, हम खाली उसे रो लिख सकते हैं। तो फिर हमारी इक्वेशन जो है वो थोड़ी सी बदल जाएगी। इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, ρ1 a1 v1 डेल्टा टी इज इक्वल टू रो a2 v2 डेल्टा टी। इसमें हमें ρ1 और ρ2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे सिर्फ रो के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन में देखें तो हमारे पास दोनों साइड्स पे एक तो रो है जिसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं और दूसरा डेल्टा टी है जिसको दोनों साइड से हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो बाकी जो हमारे पास बचता है वो आ जाता है लेफ्ट साइड पे a1 v1 और राइट साइड पे हमारे पास आ जाता है a2 और v2। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट
यहाँ पे हमारे पास आया। देखें ये हमें रिजल्ट क्या बता रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड द स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एट द अपर एंड एंड द स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट अपर एंड। ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हम इसको जनरल करके कुछ इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि A इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं दो चीज़ों की, क्रॉस सेक्शनल एरिया A और वहाँ पे फ्लो करते हुए फ्लूइड की स्पीड V। तो इन दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रही है, इन दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास कांस्टेंट आ रही है। तो यही हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखें तो वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसको मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जो स्टेटमेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ a pipe and the speed of the fluid at that point is constant। तो ये है हमारे पास स्टेटमेंट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, कि किसी भी पाइप के किसी भी रीजन को अगर ले लिया जाए तो उस रीजन पे अगर आप एरिया और उस जगह पे फ्लूइड की स्पीड को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर हमेशा कांस्टेंट आएगा। अब इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा और फर्दर इलेबोरेट करें तो इससे कुछ रिजल्ट्स डिड्यूस कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये कांस्टेंट किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हर कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। तो इस केस में हमारा जो ये कांस्टेंट है ये इक्वल होता है वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम। द कांस्टेंट AV इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि AV इज इक्वल टू फ्लो रेट। फ्लो रेट, इनकी प्रोडक्ट जो है वो फ्लो रेट के इक्वल होती है। और फिर एक और चीज़ भी कर सकते हैं, अगर हम इसको इस तरह से लिखें, चूंकि हमारे पास जो AV है वो कांस्टेंट है, तो AV कांस्टेंट होने का मतलब है कि हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एरिया। और फिर अगर इक्वल और कांस्टेंट का साइन हम लोग खत्म करेंगे तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1/A आ जाता है। यानी स्पीड और एरिया के दरमियान आपको यहाँ पे इनवर्स रिलेशन नजर आ रहा है। मतलब अगर आप एरिया को इंक्रीज करते जाएंगे तो आपकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। ये बड़ी मज़े की चीज़ है। इसको हम अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत दफ़ा इस्तेमाल भी करते हैं जाने बगैर कि वहाँ पे हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस्तेमाल हो रही है। एक बहुत बड़ी जनरल एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग अपनी गाड़ियों को, बाइक्स को, कार्स को धुलवाने के लिए जब कहीं किसी जगह पे लेके जाते हैं सर्विस स्टेशन पे, तो हम देखते हैं कि वो जिस पाइप से हमारी गाड़ी के ऊपर पानी डाल रहे होते हैं, उस पाइप के आगे उन्होंने उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करने के लिए एक नोज़ल लगाई होती है। उस नोज़ल का बेसिक पर्पस क्या होता है कि उसने पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर देना है, और जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो स्पीड खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पाइप से ज़्यादा स्पीड के साथ पानी निकले, ज़्यादा स्पीड के साथ पानी बाहर आए, तो फिर हमें उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करना होता है। और यही चीज़ हम लोग खुद भी करते हैं कि अगर हम किसी पानी के पाइप को यूज़ कर रहे हो और किसी जगह पे वाटरिंग कर रहे हो, तो हम देखते हैं कि अगर हमने पानी को ज़्यादा दूर तक फेंकना हो तो पानी के पाइप की ओपनिंग को हम अपने थंब या किसी फिंगर के साथ क्लोज कर देते हैं। तो उसको क्लोज करने का मकसद क्या होता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाए, और वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, पानी ज़्यादा स्पीड के साथ बाहर निकलता है और ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें बताती है कि स्पीड और एरिया के दरमियान
हमारा इन्वर्स रिलेशन होता है। अब एक आपकी बुक में इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, आप अगर फिगर को देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि जब हमारे एक टैप में से पानी नीचे की तरफ गिर रहा होता है, तो गिरते हुए पानी में अगर हम लोग देखें तो ऊपर पानी की स्ट्रीम थिक होती है, जैसे जैसे पानी नीचे आता जाता है पानी की स्ट्रीम थिन होती जाती है। अब इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? पहली चीज़ तो देखिए, जब टैप में से पानी निकलेगा तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी, वो नीचे की तरफ गिरेगा। और हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करवाती है, और आपका पानी भी क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। और एक्सेलरेट करने का मतलब होता है कि इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है। तो जब पानी टैप में से बाहर निकला था तो स्टार्टिंग पे उसकी स्पीड कम थी, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे पहुंचता गया वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती गई। अब अगर स्पीड बढ़ रही होगी तो हम लोगों ने देखा कि जिस तरह एरिया और स्पीड के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है, एरिया बढ़ता है तो स्पीड कम हो जाती है, और इसी तरह अगर स्पीड बढ़ जाए तो एरिया को भी क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। तो जो पानी की स्ट्रीम का एरिया आपको नजर आ रहा है, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आता जाता है वैसे वैसे चूंकि पानी की स्पीड बढ़ती जा रही है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जाता है, इसी वजह से आपको वो जो स्ट्रीम है ऊपर थिक नजर आती है और नीचे पहुंचते पहुंचते वो थिन होती जाती है। तो ये तो थी हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स, और हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स जो हैं वो इसी के साथ रिलेटेड हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। उम्मीद है आपको इसकी डेरिवेशन समझ में आई होगी और आपने इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।